आर्किटेक्चर्स देखेंगे और फिर उनके हवाले से जो क्लास के साथ वो जो असाइनमेंट्स होंगे तो कुछ देने हैं और कुछ ये भी उसमें मैं शामिल करवा दूँगा। टाइम अभी हमारे पास शॉर्ट होता जा रहा है, तो आप लोगों ने ज़रा अपना पेस ऑफ फॉलोअप ज़रा तेज़ करना है। जो मैं टास्क आपको दे रहा हूँ जो असाइनमेंट्स की शक्ल में है, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ लर्निंग पर्सपेक्टिव, ओके। तो उसके पर्सपेक्टिव से आप ज़रा अपनी तरफ से कोशिश करें। रेजिडुअल नेटवर्क्स का फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, मैं आपको एक CNNs के एतबार से ज़रा आपको वापस ले जाता हूँ। CNNs में हमने जो वर्किंग की थी तो उसमें आपको याद होगा कि वी डिस्कस के वहाँ पे हमारे पास कन्वोल्यूशन लेयर होता है, पूलिंग लेयर होता है, ठीक है। ये दो मेजर हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। बाकी तो उसमें एक्टिवेशंस वगैरह वो हम करते हैं, डेंस लेयर भी आपके पास आता है। लेकिन जो क्लासिकल आप टेक्निक्स को देखते हैं तो उसमें जो CNNs आपके पास अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, अच्छे रिजल्ट्स, they tend to have a very lengthy nature। मतलब फंडामेंटली अगर आप देखते हैं कि मैं अगर कहूँ कि भी मेरे पास एक conv 2D इस्तेमाल हो रहा है और उसके बाद मेरे पास एक मैक्स पूलिंग का लेयर इस्तेमाल हो रहा है, ये दो ब्लॉक्स आपके पास कॉन्फ़िगर हैं, 2 blocks in a sequence, then you repeat this same thing again and again and again। मे बी आप उसमें कह दें कि भी मेरे पास ये दो की जो जोड़ी मेरे पास बनी हुई है ये 20 बार, 25 बार, 30 बार, डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ CNN आर्किटेक्चर, this can expand, okay, and those which are expanding they give you very good results, but the thing is that till how much depth can we expand to those areas। मतलब मैं डेप्थ इसको कहता हूँ कि भाई अगर आप एक लेयर को दोबारा रिपीट करते जाएं तो कॉन 2D मैक्स, कॉन मैक्स, कॉन मैक्स, ये कितनी हद तक हम ये कह सकते हैं कि भाई एक लिमिट से अगर कम हो तो देन दिस इज ओके, बट अगर उस लिमिट से अगर आपके पास वो डेप्थ ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में इट्स नॉट ओके, देन इन दैट केस इट लीड्स टू अ प्रॉब्लम। एंड द प्रॉब्लम ऑफ कोर्स is the way the learning takes place। The way the learning takes place is because हमारे पास gradient जो हमारे पास कैलकुलेट होता है वो या एक्सप्लोड हो जाता है या आपके पास वैनिश हो जाता है। बाय द वे जितना आप उसको डीप जाते हैं डेप्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वहाँ पे आपके पास वैनिशिंग ग्रेडियंट का आपके पास इशू आता है। So we know about this that CNNs gives better results as far as the depth is concerned, but the more depth there is, the more there is going to be a problem also। And then इसके basis के ऊपर एक discussion चल पड़ी, and on the basis of that अब modification कह लें या एक addition कह लें of a residual network that was proposed in the sense that it will try to remove this problem, okay। So classically अगर आप देख लें हमारे पास अगर न्यूरल नेटवर्क की मैं सिर्फ लेयर्स बाय लेयर्स को अगर आप उसके मॉडल को देखें तो हमारे पास कोई इनपुट x होगा, हम उसको जाके किसी एक्टिवेशन फंक्शन में जाके उसको प्लग इन करते हैं, मेरे पास यहाँ पे x इनपुट के तौर पे होगा और कोई मेरे पास वेट्स होंगे, ठीक है। मेरे ख्याल में मैं फिलहाल यहाँ पे W1 इस्तेमाल कर देता हूँ और इसके बेसिस के ऊपर मेरे पास जो आउटपुट निकल के आ रहा है, लेट मी कॉल दैट एज H1, ओके। एंड देन 2-3 लेयर्स, इसका इनपुट जाहिर बात है अब मेरे पास एक दूसरा एक्टिवेशन होगा, उसमें मेरे पास H1 जा रहा है एंड सेकेंड वेट, एंड सेम इज द केस इफ वी कीप ऑन डूइंग दिस, दिस मे बी द फाइनल आउटपुट, okay। This would be a typical neural network activation function, input weights आपके पास आगे जा रहा है और एक हवाले से एक linear arrangement आपके पास आ रही है। We already have covered this
कि अगर हम डीप जाएंगे तो अच्छा इधर जो आपके पास रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे, तो अगर आप y की वैल्यू को देख रहे हैं, y इज एक्चुअली अ फंक्शन f3, ठीक है, h2 w3। अब h2 क्या चीज है? h2 तो एक्चुअली ये चीज है, तो दैट वुड मीन कि मेरे पास एक किस्म की नेस्टेड बिहेवियर मेरे पास आ रही है। ठीक है, f3 यही है ना, h2 को मैंने इससे रिप्लेस करवा दिया, एंड लाइकवाइज इसी तरीके से आपके पास ये आ जाएगा f3, फिर आपके पास f2 है, फिर आपके पास f1 आ जाएगा, जहाँ पे आपके पास x है, w1 है, फिर w2 है, फिर w3 है। सो एक किस्म की लेयर्ड रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ रही है, और वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मेरे पास किसी भी लेयर में शायद अगर f1 पे कोई मसला होता है तो f1 का मसला f2 में चला जाएगा, f2 का मसला f3 में चला जाएगा, और एक रिप्रेजेंटेशन आएगी that if any of these layers leads to a problem, suppose इधर आपके पास सरफेस होता है तो वो प्रॉब्लम आपके पास आगे की तरफ जाएगा। सो हमें ये तो पता है कि कहीं ना कहीं पे आपके पास प्रॉब्लम आ रहा है। सो सपोज ये तो बिल्कुल स्टार्ट है, सपोज मेरे पास प्रॉब्लम यहाँ पे मेरे पास आता है। If the problem is coming over here, that means whatever is moving forward, this will not be that much protective. And the residual concept basically says कि आप ऐसा कर लें कि भाई इधर तो मसला आपके पास आ रहा है, वो हमने करना भी है, लेकिन आप एट द सेम टाइम इससे पहली जो वैल्यू थी ये वाली, वो आप उसको एज इट इज आगे की तरफ आप उसको लेके चले जाएं। Just do a plus operation. Okay? Just modify the architecture a little bit in the sense that when you look at the representation, हमारे पास क्लासिकल तो बस वो एक डायग्राम की तरह आपके पास आगे आपके पास जा रहा है, and this when you collect all of the parts, what will happen is that if you have x, I'm just going to quickly redraw it again. ठीक है, हर जगह पे आपके पास पुरानी वैल्यू वो आपके पास आगे प्लस होती जाएगी, फिर इधर से ये पुरानी वैल्यू इधर, और इसी तरीके से ये पुरानी वैल्यू आपके पास इधर। सो बाकी आपके पास वही है, ये इधर से आपके पास h1 आ रहा है, इधर से आपके पास h2 आ रहा है, इधर से आपके पास h3 आ रहा है, और इधर आपके पास y आ रहा है। Now, if the problem is here, yes, that problem is going to negatively affect your parameters, but at the same time you're taking this and moving forward also. That would mean that अगर आप यहाँ पे h1 को निकालना चाहें, so मेरे पास h1 कैसे calculate होगा? h1 is going to be calculated as f of input followed by some weight plus x. Okay? इधर आपके पास क्या हो रहा है? अगर हम यहाँ पे देखना चाहें तो मेरे पास यहाँ पे जो h1 है, h1 is simply f1 x1 w1. ओके? और इधर आपके पास क्या आ गया? h1 वो आपके पास f1 यानी वही चीज प्लस दिस इज जस्ट अ प्लस ऑपरेटर, और प्लस 1 आपके x आपके पास आ जाएगा। एंड लाइकवाइज इफ यू कंस्ट्रक्ट द अदर वंस, तो आपके पास s2 that is going to be f2 h1 followed by w2 और प्लस आपके पास h1 आ जाएगा। सो अगेन आप अगर इस ब्लॉक को देख दें तो मेरे पास ये जो कंपोनेंट यहाँ पे आ रहा है रेजिडुअल रिप्रेजेंटिंग दिस ब्लॉक ओवर हियर, तो आप वहाँ पे ये वैल्यू विच इज दी f फंक्शन और उसकी जो पुरानी वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे एज इट इज आपके पास आगे आपके पास चला जाएगा। एक लास्ट वाला भी ये वो कर देते हैं h3, that is an f3 h2 w3
plus H2 plus H2, okay, and actually ये इधर आपके पास इसके अलाइनमेंट करवा दें. This is H1, this is H2 और ये फिर आपके पास Y बन जाएगा. ठीक है, हमारे पास इसके साथ अलाइनमेंट आपके पास, तो ये F और ये X, ये F और ये H1 एंड इसी तरीके से ये Y, इसकी अलाइनमेंट आपके पास यहाँ पे आ जाएगी. सो 3 स्टेप्स अभी भी आपके पास हो रहे हैं, लेकिन उस केस में आपके पास ये जो फैक्टर आपके पास आ रहा है, दिस रिजॉल्व्स स्टफ, इससे चीजें आपके पास आसान हो जाती हैं. अगर आप वो नेस्टिंग बिहेवियर आप यहाँ पे भी प्लेस करें, इधर की जो नेस्टिंग बिहेवियर है और जो इधर की जो नेस्टिंग बिहेवियर है, वो दिखने में, मैं एक लेंथी इक्वेशन आपको लिखता हूँ, बट ऑफ कोर्स इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. इट्स इंटरेस्टिंग, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इट्स इंटरेस्टिंग टू विजुअलाइज व्हाट इज हैपनिंग. सो उसमें अगर आप लेट्स सपोज जिस तरीके से ये नेस्टिंग आपके पास आ चुकी है, अगर आप वो नेस्टिंग यहाँ पे भी रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो मेरे पास एक्चुअली y की जो वैल्यू मेरे पास ऑब्टेन होगी, दैट इज गोइंग टू कम एज y. नोट कर दे, स्टार्ट में तो मेरे पास x ही है, सो x आ गया प्लस दिस f1 x. आई एम गोइंग टू रिमूव w. फिलहाल मेरे डिस्कशंस में w का कोई रोल नहीं है आपके पास, वैसे ही बुरा लगेगा. तो मेरे पास ये जो टर्म मेरे पास ऑब्टेन हो गया है, x अपनी जगह पे आ चुका है और यहाँ पे मेरे पास ये h1 का टर्म मेरे पास कंप्लीट हो चुका है. लेकिन क्या हो रहा है कि अगर आप ये सारे के सारे मिला दें, तो इधर इसकी वैल्यू आपके पास प्लग इन हो रही है, तो मैं तो y की वैल्यू को निकालना चाहता हूँ. तो y का मतलब है कि वो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ प्लग इन करवा रहा है. टेक्निकली इट्स लाइक दिस, y इज इक्वल टू x प्लस h1 प्लस h2. ठीक है, वो नेस्टिंग की आपके पास बिहेवियर आपके पास आ रही है. सो जब मैं इधर दूसरे टर्म को यहाँ पे लिखवा दूं, सो मेरे पास यहाँ पे f ये वाला तो हल आ गया. इधर इस f को अगर आप देख लें तो ये मेरे पास f2 आ गया. नाउ f2 बजाते खुद क्या चीज है, f2 इज बेसिकली h1 एंड w2, ओके. बट वो h1 की वैल्यू तो फिर मेरे पास ये वैल्यू आ गई. तो अगर मैं f2 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाऊं, तो मेरे पास f2 एक्चुअली इज x प्लस f1 ऑफ x, ओके, f1 प्लस x. एंड जो लास्ट मेरे पास टर्म मेरे पास आ रहा है, जाहिर बात है मैं f3 के लिए करूंगा, तो वो ये पूरी की पूरी टर्म मेरे पास वहां पे आ जाएगी. तो इट विल बी x प्लस f1 ऑफ x प्लस f2, पूरा का पूरा x प्लस f1 ऑफ x. तो दिस इज f2, दिस इज f3. That nesting behavior looks like this. Now maybe you see this as a just kind of a formula के बस ठीक है ना, मतलब जाहिर बात है मैं ये निकालूंगा तो मेरे पास सीक्वेंस वाइज मेरे पास ये कैलकुलेट होगा, ये अननोन है तो ये निकालने के लिए फिर मैं ये निकालूंगा. ये वही नेस्टिंग बिहेवियर ही आपके पास शो हो रही है. इट्स द सेम थिंग बट इन अ काइंड ऑफ फैशन व्हिच इज लेंथी. But when you look at which of the terms are now being calculated, they appear in a diagram. उस diagram के शक्ल में पर आपके पास वो चीजें जरा interesting आपके पास आ जाती हैं. I'm going to make a representation of this formula, and वो फिर आपके पास आ जाएगा इधर. ठीक है? So basically you have x as the input. ठीक है, which is being added with f1 of x. तो x की इनपुट यहाँ पे आपके पास जा रही है और मेरे पास f1 of x कैलकुलेट हो गया. दो टर्म्स मेरे पास आ चुके हैं, ओके. अब उसके बाद मैं f2 की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा हूँ, और f2 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करवाता हूँ तो उसमें मुझे x भी चाहिए और f1 of x भी चाहिए. So that means this is coming here and this is also coming here. ठीक है? And when we come to f3, the f3 means that
वी हैव f ऑफ 3, वहां पे आपके पास x की वैल्यू भी आ रही है, ठीक है, f1 ऑफ x भी आ रही है, ठीक है, और f2 ऑफ समथिंग वो भी आपके पास आ रही है, ठीक है। लाइकवाइज फॉर्मूला लिखने की जरूरत भी नहीं है। इफ यू वांट टू नाउ कि भाई मेरे पास लेट्स सपोज f4 मेरे पास कैलकुलेट हो रहा है, एवरी टर्म इज गोइंग टू कम ओवर देयर, ठीक है, और दिस इज ऑफ कोर्स योर y आउटपुट। What this diagram actually shows to you is that the computation wise, अगर आप देख लें कि मेरे एंड प्रोडक्ट में अगर आप ये सारे के सारे रूट्स को अगर आप एक हवाले से देखते हैं तो मेरे पास यहाँ पे एक रूट x to y मेरे पास आ गया, जो कि आप ये सपोज f4 को मैं हटाता हूँ, मैं ये छोटे वाले केस से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। ये वाला क्या देता है, तो मेरे पास यहाँ पे x to y मेरे पास एक रूट आ गया, which is this top one root over here, ठीक है। You have x to f2 to f3 to y, ये आपके पास ये रूट आपके पास आ गया, ये, ठीक है। You have x to f1 to f3 to y, ये आपके पास ये वाला रूट आ गया, ठीक है। You have x to f1 to f2 to f3 to y, तकरीबन आपके पास जो रूट वाइज आपके पास जो पाथ आपके पास आ रहे हैं, every path possible to obtain y, it is already covered, and in a way हम तो एक न्यूरल नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो ये न्यूरल नेटवर्क के अंदर न्यूरल नेटवर्क और उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क एक नेस्टिंग बिहेवियर आपके पास है, एंड इन दैट रिगार्ड्स इफ देयर इज अ प्रॉब्लम there may be some okay neural networks. If there is a problem, let's suppose in an outer neural network, in a way इसके बाद अगर आपके पास कोई चीज आ जाती है तो ये तो आपके पास यहाँ पे जा रहा है, उसका वो जो बैड इफेक्ट है, ऑफ कोर्स दैट इज स्टिल पार्ट ऑफ द सिस्टम, हम उसमें एज सच कोई फिल्टर की फिलहाल बात नहीं कर रहे, लेकिन एट द सेम टाइम जो ये वाला जो अच्छी चीजें हैं ये भी उधर जा रही हैं, both are going forward. And then later on we can then choose to switch off something and choose to enable something, उसके weights आपके पास automatically control कर रहे हैं, and then if this is also okay, तो then in that case in this system क्योंकि आप एक किस्म की bypassing का mechanism करें, तो उस bypassing के mechanism में आपके पास अगर किसी लेयर की वजह से आपके पास वो vanishing gradient आता है तो वो बिल्कुल सिरे से bypass आपके पास हो जाता है, एंड वो ये है क्योंकि आपके पास हर एक कंप्यूटेशन पाथ आपके पास अवेलेबल है, वो चीज यहाँ पे आपके पास नहीं पड़ी थी, दैट मीन्स इट वाज स्टिल कनेक्टेड टू ईच अदर, यहाँ पे आपके पास बाईपासिंग की आपके पास बिहेवियर आपके पास आ रही है, ठीक है। सो फंडामेंटली दिस इज व्हाट इज अ रेसिडुअल नेटवर्क। एनी क्वेश्चंस ऑन द मॉडल ऑफ दिस आर्किटेक्चर? ओके, this diagram was only for intuition purpose, yes, नहीं हो कि एग्जाम में आएगा something like that, okay, but it just to show कि आपके पास ये जो चीज है everything is bypassable. I mean ये यहाँ पे नजर नहीं आता क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर ये तो इसका इसके साथ ताल्लुक है, इसका इसके साथ ताल्लुक है, तो it appears to be a kind of a linear कि सर ये तो वही चीज है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कंप्यूटेशन कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उस कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक जो आपके पास नेस्टिंग है, ये इधर की नेस्टिंग है, ये इधर की नेस्टिंग है, ये इधर की नेस्टिंग है, हर एक नेस्टिंग बजाते खुद एक न्यूरल नेटवर्क है, और जाहिर बात है अगर कोई मसला आपके पास अक्रॉस द बोर्ड हो तो वो अक्रॉस द बोर्ड भी यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे कम से कम आपके पास होता है कि अगर कोई मसला किसी एक खास लेयर में हो तो उससे नीचे वाले लेयर और उसके ऊपर वाले लेयर उसको बाईपास कर सकते हैं।
And in that regard, suppose this is the problem, it is bypassable. It is bypassable. Okay? This flow basically tells you about this representation. ये solution है, ये solution है. हाँ, अब ये use तो है. अब bypass ये show कर रहा है कि भाई दोनों जाएंगे. अब मैं solution के तौर पे you are right कि solution के ऊपर मैं अब इसको disable करना चाहता हूँ. ये तो जाएंगे दोनों, बट अब मुझे भी ऐसा मैकेनिज्म चाहिए कि मैं उसमें इसको तो इजाजत दूं, इसको मैं इजाजत ना दूं. ओके? सो बट as far as the architecture is concerned, then this architecture is the residual neural network. Okay? The stopping mechanism, okay, which says के उनमें से अब वो vanishing वाले पार्ट को आप हटाएं, तो उसमें आपके पास जब इस को आप अटैच कर देते हैं विद नहीं, ये तो ऑलरेडी कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के अंदर ही हो रहा है. ये बेसिकली बजाते खुद ही इंडिपेंडेंटली काम हो सकता है, लेकिन इन दिस केस अगर आप CNN के साथ लिंक करते हैं तो मेरे पास ये CNN का आर्किटेक्चर है. ठीक है? CNN के आर्किटेक्चर के साथ साथ मैं RNN को आर्किटेक्चर इट इज सो मैं फाइनली फिर आपको इसका डायग्राम बना के दे दूंगा कि ये टोटल स्ट्रक्चर आपके पास कैसे आ जाता है. सो ResNet को आप ऐड करते हैं विद ReLU एक्टिवेशन. ReLU एक्टिवेशन इज सिंपली ReLU is equal to the maximum of whatever input you have and 0. ठीक है? What does that mean? That means अगर आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यूज हैं वो फिल्टर आउट हो जाएंगे. नेगेटिव वैल्यूज हैं तो वो आपके पास फिल्टर हो जाएंगे. So we want to stop over here. How do we know ये नेगेटिव वैल्यू है? ये वाला सॉल्व करते हैं. We don't know about this. ये पॉजिटिव वैल्यू है या नेगेटिव वैल्यू है. We don't know about it. By the way, हम यहाँ पे if else statements नहीं लगाते. Everything needs to be a mathematical object. मतलब एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, हम कोई डिसीजन मेकिंग यहाँ पे नहीं करते कि if this तो आप आगे करें, if not तो आप ऐसा करें. ऐसा नहीं होता. Everything must be placed inside of a function. Now, ReLU basically simply means that positive values are going to move forward and negative values are going to be set to 0. If you talk about vanishing gradient, the vanishing gradient does not really mean कि आपके पास negative values होंगे. They will be values close to 0. ऐसा है कि नहीं है? Will be values close to 0. छोटे values होंगे तो वो आपको vanishing gradient में ज़्यादा आपके पास contribution करते हैं. तो as such ये activation function तो आपके पास इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन fundamentally this still does not ensure, because the smaller values are still going to be moving forward. Okay? तो classical sense में ResNet तो original ये architecture था, लेकिन चूंकि एक्टिवेशन फंक्शन लाजमी होता है, ओके, तो उसके हवाले से ओवरऑल आपके पास अब इस पूरे के पूरे ब्लॉक को जो है ना ResNet नॉमेनक्लेचर में आएगा कि ResNet क्या है. ResNet में आपके पास ये फॉरवर्डिंग का मैकेनिज्म है और साथ में उसके साथ ये एक ReLU एक्टिवेशन है. तो सोल्यूशन के करीब हो गए, लेकिन ये अभी भी सोल्यूशन नहीं है. जो फाइनल आपके पास सोल्यूशन आपके पास आ रहा है वो इसके साथ एक एडिशनल टर्म आता है जिसको बैच नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है. दिस देन बिकम्स द फुल सोल्यूशन. ओके, एंड I'll explain what this is in a moment. So far so good. सोच लें, फिर मैं आपको जो है ना फिर ये कुछ चीजें मुझे मिटानी पड़ेंगी और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं. मेरे ख्याल में ये वाला पार्ट मिटा देते हैं, ये वाला.
सर ये इस वाले की भी डायग्राम सेम नहीं बनेगी किस जो हमने चीज़ की? ये वाली इक्वेशन लिखी है, जैसे हमने ये डायग्राम बनाई है, कौन सी इसकी बात हो रही है? इस वाले की डायग्राम इसी तरह नहीं बनेगी? राइट साइड पे जो डायग्राम हमने बनाई है इसकी डायग्राम जी, नहीं, उसमें आपके पास ये जो so the only difference between that and this is that there is this term. हम इसको तो एक्सपांड कर रहे हैं तो इसकी डायग्राम एग्जैक्टली ये चीज बन जाएगी जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, वो नेस्टिंग आपके पास आ गई है। लेकिन इसको भी आप ओपन करेंगे तो वो चीजें आपके पास यहाँ पे एक नेस्टिंग आपके पास आ रही है, देयर इज जस्ट वन सिंगल नेस्टिंग एंड हियर यू हैव मल्टीपल सीरीज ऑफ नेस्टिंग्स। यू कैन सी F3 के अंदर F2 के अंदर F1, ये एक नेस्टिंग आ गया, इधर F2 के अंदर, तो आपके पास वो मल्टीपल नेस्टिंग्स आपके पास अपेयर हो रहे हैं। ठीक है। तो दैट मींस यू हैव मेनी ऑप्शंस। अगर आप यहाँ पे देखें तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, यानी कंप्यूटेशनली रास्ता एक ही है। अगर यहाँ पे किसी एक ब्लॉक में मसला आपके पास आ जाता है तो ओवरऑल सब में आएगा, सारे अफेक्ट होंगे। अगर यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि इस ब्लॉक में मेरे पास कोई मसला आता है, वो बाईपास हो गया है, ठीक है, बिकॉज यू कैन सी दैट पाथवाइज दिस स्ट्रक्चर इज बीइंग रिप्रेजेंटेड। तो ये बेसिकली बाईपास रोड, वो आपके पास उसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे इस डायग्राम को जरा देखें। सपोज मैं जस्ट एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास वैल्यू यहाँ पे 1 है, ओके, x की वैल्यू 1 है, और x की वैल्यू अगर 1 है तो जाहिर बात है ये इधर भी आएगा तो इधर भी 1 होगा, और इस रास्ते पे आएगा इधर भी 1 होगा। Now this is an activation function, okay? The activation function basically says क्या होता है? अगर आप F1 let's suppose sigmoid है, ठीक है, just as an example, तो sigmoid की वैल्यूज आपके पास 0 और 1 में आता है, तो 0 हो तो 0 का तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं वर्स्ट केस में अगर बताऊं तो वर्स्ट केस में पॉसिबल है कि ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे इधर भी आपके पास 1 रिटर्न करके आएगा, ओके। नाउ वैल्यू 0 से पॉजिटिव नहीं, अभी ये जो पार्ट है ये तो सिर्फ मेरे पास F1 है ना, सही। it is forwarding something, it is forwarding something. The problem is this, that if you then come to this part where you are adding these two numbers together, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है ना, वो आपके पास 2 की वैल्यू आपके पास आ जाती है, ओके, बिकॉज आप एक इनपुट को दूसरे इनपुट के साथ ऐड कर रहे हैं। तो इन दैट केस आपके पास of course it depends upon the output F1 also, लेकिन ये कि in that case the value of 2 is going to come. now बाईपास कैसे काम करें? बाईपास तो ये बस फॉर्मूला है ना, बस ये है और ये है। तो अगर आपके पास x1 है और ये भी आपके पास सपोज 1 की वैल्यू देता है, तो ये 1 + 1 = 2 हो जाएगा, तो ये बाईपास हो गया। नहीं, वो एक्टिवेशन फंक्शन बीच में नहीं आ रहा है। नहीं, वो भी नहीं, मैंने नहीं डाला, I have not placed it yet. तो बाईपास और नॉर्मल अभी जो मैं एक्सप्लेनेशन इसमें बाईपास नहीं हो रहा, दोनों आगे जा रहे हैं, ओके। मैं इसमें आपको एक्टिवेशन फंक्शन अगर आप उसमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो आपके पास फिर वो देखें क्या हो रहा है, आपके पास 0 और द वैल्यू ऑफ दैट। तो अगर आप उसमें अगर इस डिस्कशन में आप डालते भी हैं तो मेरा रेलू फंक्शन कैसे आएगा? मेरा रेलू का फंक्शन ये हो जाएगा H1 = रेलू, ठीक है, F1 x W1 + x, ठीक है। तो मेरे जो एक्सप्रेशन होगा वो ये जब रेलू के साथ अटैच होगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, ओके। F1 बजाते खुद क्या है, F1 could be an activation, मैं वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा था। अब अगर आप इसी तरीके से देख लें तो मेरे पास अगर वैल्यूज को आप देख लें तो इधर मेरे पास वैल्यू 2 मेरे पास ऑब्टेन होके आ जाएगी। तो ये 2 इधर भी आ गया, ये 2 इधर भी आ गया, अब इधर दोबारा क्या हो रहा है? अगर आप एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं F2 यहाँ पे सिग्मॉड है, तो वो उसके साथ क्या करने वाला है? द वैल्यू इज स्टिल गोइंग टू बी मैक्सिमम 1, ये वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी, वो 1 यहाँ पे रेजो में प्लग इन हो जाएगा तो 1 ही रहेगा ना, ठीक है।
तो इन दैट रिगार्ड्स मेरे पास यहाँ पे 2 + 1 मेरे पास ऑब्टेन हो जाएगा, तो इधर मेरे पास वैल्यू 3 ऑब्टेन होके आ जाएगी। ओके, सेम केस इफ यू देन कम टू दिस पार्ट, आई वुड एक्सपेक्ट अ वैल्यू ऑफ 4, क्योंकि यहाँ पे 3 की वैल्यू तो है, लेकिन इधर से मेरे पास वो एक्टिवेशन की बेसिस पर मेरे पास 1 की वैल्यू आ सकती है। अब दैट वुड मीन कि अगर इन दिस केस यू आर लुकिंग एट द वैल्यूज, 4 की वैल्यू आ रही है, तो इट इज काइंड ऑफ लाइक दिस के इसमें आपके पास जो कंट्रीब्यूशन आ रही है 1 + 1 + 1 + 1, यानी सिर्फ ये एक्टिवेशन फंक्शन वाली जो चीजें ही आपके पास आ रही हैं, एक्टिवेशन फंक्शन वाली चीजें, तो आपके पास वैल्यू 4 तो यहाँ पे ऑब्टेन होके आ जाएगा। ओके, बट प्लीज नोट दैट द प्रॉब्लम इज दिस कि अगर हम इसको क्लासिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन में तो हमें ये चीज 0 to 1 में फिर भी चाहिए होगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो 4 की वैल्यू आ रही है, 4 नॉर्मलाइज नहीं है। नॉर्मलाइज इसको कहते हैं कि भी अगर मेरे पास 0 to 1 नॉर्मलाइजेशन हो, तो मैं कहूँगा जो 1 के करीब है तो वो ये वाला क्लास है, जो इस 0 के करीब वो दूसरा वाला क्लास है। 4 मींस ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। ओके, अब आप उसमें ये भी देख रहे हैं कि ये तो हम इसमें देख सकते हैं कि भाई इसमें बजाय आपका ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये ऊपर जा रहा है आपके पास, दे आर मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन। वी वुड वांट कि इसको आप नॉर्मलाइज करें। अच्छा, अब नॉर्मलाइजेशन का एक तरीका तो ये भी होगा कि सर व्हाई नॉट दिस, कि भाई मैं इसको भी मैं एक, ये जो मेरा आखिरी स्टेप है, आखिरी स्टेप को भी मैं एक सिग्मॉइड फंक्शन में डाल दूं, आखिरी स्टेप को भी मैं एक तो इन दैट रिगार्ड दिस विल एक्चुअली बिकम f ऑफ h4, और इधर मेरे पास फिर यहाँ पे मेरे पास आएगा। तो इस केस में मेरे पास ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये मेरे पास 0 to 1 मेरे पास ये वैल्यू मेरे पास ऑब्टेन हो जाएगी। सो फार सो गुड, इलाज हो गया। बट नोट कर दे, ये तो मैंने सिर्फ आखिर में इलाज किया है, इधर तो इलाज नहीं हुआ। सी, ये इलाज सिर्फ यहाँ पे हुई है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि भाई इधर तो मेरे पास हायर वैल्यूज आ रही थी, मुझे इलाज हर स्टेप में करना है, आखिर में नहीं करना, हर स्टेप में। तो लिहाजा ये पॉसिबल तो होगा कि भाई वो नजर आने पे चले आपको फाइनल आउटपुट आ गया कि हाँ 0 to 1 आपके पास आ रहे हैं, तो मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ, मे भी काम करे मे भी ना करे। हमारे पास क्या चाहिए, हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये नॉर्मलाइजेशन आपके पास हर स्टेप के ऊपर आपके पास हो। तो हर स्टेप में यू कैन बेसिकली से कि फिर आप ऐसा कर दें कि ये पूरा का पूरा आप लेट्स सपोज यहाँ पे इसको एक सिग्मॉइड फंक्शन में जाकर प्लग इन कर रहे हैं। सर ये जो आपने बाईपास वाला ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया है, अगर एक्टिवेशन इस पे एफर्ट कर दी जाए तो वो सारे स्टेप्स उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं कर देते। हाँ, अब ये जो है ना, ये देखिए वो आपको एक रेंज चाहिए, अब उस रेंज के ऊपर आप प्यार मोहब्बत से उसको रेंज में भी ला सकते हैं और सख्ती से भी ला सकते हैं, रास्ते बहुत हैं, ठीक है ना। तो अब अगर मैं ये पूरी की पूरी चीज प्लग इन कर दूं इनटू सिग्मॉइड फंक्शन, दिस विल स्टिल गिव यू द रिजल्ट, तो मे बी आप उसको एक्सेप्ट कर दें, ठीक है। और इस तरीके से फिर सैकड़ों तरीके आपके पास ऑब्टेन हो गए हैं कि भाई हम एट द एंड ऑफ द फॉर्मूला की मैनिपुलेशन ही आपके पास हो रही है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका आपके पास ये है, इस तरह से कैसे ये जो आप बता रहे हैं कि अभी जो हमने आपकी जो वाई पे जो फंक्शन इंप्लीमेंट किया है उसके पीछे का जो मैकेनिज्म है हर स्टेप पे होना चाहिए, वो कैसे होगा? तो दोबारा बोलें। सर जैसे कि आपने बताया ना कि हमने सिग्मॉइड एंड उस पे वाई पे लगाया है, ठीक है, लेकिन पीछे के स्टेप्स उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। हाँ, जो पीछे का मैकेनिज्म है उस पे फिर वो कैसे? तो ये हो गया ना, यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे इधर मेरे पास H3 आया ना, तो यहाँ पे फिर मैंने y निकालने के लिए सेगमॉइड ऑफ H3 किया, तो ये सिर्फ आखिर में आपने स्टेप किया है। तो अब यहाँ पे ये तो आखिरी का मैं कहने, तो अगर मैं यहाँ पे सेगमॉइड ऑफ H3 कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट डू सेगमॉइड ऑफ H2, सेगमॉइड ऑफ H1, तो सारे हो जाएंगे, एक काम हो जाएगा इस तरीके से बाय द वे, ठीक है। बट और टेक्निक्स भी हैं,
सो फॉर इंस्टेंस एक टेक्निक आपके पास ये भी है कि आपके पास अगर कोई इनपुट आ रहा है और आप उधर से उसको बाईपास करवा रहे हैं, इधर आपके पास f कोई फंक्शन आ गया और इधर आप उसको प्लस कर रहे हैं, ठीक है? दिस इज द सेम इक्वेशन. सम पेपर्स से यहां पे एक टर्म के साथ उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड ये क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा कि भाई मेरे पास इस जगह पे क्या होगा, तो ये टर्म क्या है, लेट्स सपोज ये मेरे पास h1 इज इक्वल टू f1 ऑफ x एंड वेट प्लस x, ओके, है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यू टेक दिस होल थिंग एंड मल्टीप्लाई इट बाय 1 ओवर 2 अंडर रूट, okay. What this will do is that it will take, देखिए दो इनपुट आपके पास आ रहे हैं, ये और ये. अगर आप दो वैल्यूज का एवरेज निकालें, क्या आएगा? दो वैल्यूज को ऐड करें, डिवाइडेड बाय 2 कर दें, तो एवरेज आ जाएगा ना, ठीक है? एवरेज आपके पास आएगा. एक टेक्निक है उसको डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 कर दें, ओके. एंड अगर आप यहाँ पे वैल्यूज के ऊपर प्लग इन करना चाहें तो इधर आपके पास 2 आ गया, सो 2 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2, 2 बाय 2 क्या होगा, 2 बाय 2 1 आपके पास आएगा. 2 बाय 2 अंडर रूट कर दें तो वो पॉइंट्स में आपके पास आएगा. आप उसका फ्लोर दें तो इधर आपके पास वैल्यू 1 आपके पास अपडेट हो जाएगी. अब इधर आपके पास क्या क्या, 3 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट, इधर आपके पास 4 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट. यानी you are not putting it exactly to 1 but you are making it a kind of a close, okay. but anyway ये टेक्निक्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं. जो एक्चुअल मानों में जो बैच नॉर्मलाइजेशन का टर्म आपके पास आता है, okay, एक्चुअल मानों में, I'm going to explain that in a moment. It's easy, okay. इधर तो हम कुछ भी तरीके इधर इस्तेमाल कर सकते हैं. तो what you should remember over here is this part जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ. बैच नॉर्मलाइजेशन takes actually carries forward statistical parameters of your thing. I think मुझे जरा ये जगह साफ करनी है, फिर आपको मैं पूरी एक्सप्लेनेशन करता हूँ. So some input parameters of x is equal to 13. फाइव का मीन क्या है? इससे 5 का मीन 5 ही होगा. अच्छा, हाँ एवरेज ही है. 5 डिवाइडेड बाय 1 कर दे, ठीक है ना. अच्छा, अब अकेले में तो देयर इज नो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स ओवर हियर, बट इनपुट तो अब हमारे पास एक नहीं होगा, हमारे पास इनपुट ज़्यादा भी हो सकते हैं. सो सपोज मेरे पास इनपुट मेरे पास आ रहे हैं, क्या है, 5, 7.5 8 कर देते हैं और 10 कर देते हैं, चलिए कल भी कर देते हैं. ये मेरे पास वैल्यूज हैं, ओके. व्हाट दिस विल डू इज टेक x, ठीक है, टेक x और उसको प्लग इन करना है इनटू दिस एक्टिवेशन फंक्शन. एंड व्हाट यू वांट टू डू ओवर हियर इज डू अ प्लस ओवर हियर. आप यहाँ पे उसको बैच नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है, और साथ में आप उसको रेनू के साथ जाके उसको यहाँ पे प्लग इन कर देते हैं, ओके. और फिर इसी तरीके से आपका बस आगे जाएगा. हाँ, ये सारे के सारे इनपुट के लिए होगा. मैंने जो डायग्राम बनाया था तो उसमें तो मैं एक इनपुट के दूँगी, एक x की वैल्यू है. अब आपके पास बैच मीन्स ये बैच पूरे बैच पे काम करेगा. एक इनपुट पे तो आप काम नहीं करते ना, आपके पास तो सारे F1 पे लग जाएगा. आप जरा देखें तो यू विल सी कि उस पे आपके पास अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा. सो आप यहाँ पे देख लें, दी पैरामीटर्स इज दिस. इसके अगर आप एवरेज निकालें, जरा कैलकुलेटर निकालें चलिए. तो इधर आपके पास मीन आ गया 8.75. ये 6 मल्टीप्लाई 35 6 मल्टीप्लाई
35/4 8.75 स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना आता है कैलकुलेटर पे कैसे करेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास ऐसे निकालें पहले वेरिएंस निकालें ठीक है वेरिएंस मींस 1/4 5 minus 8.75 whole square plus 8 minus 8.75 whole square plus 10 minus 8.75 whole square plus 12 minus 8.75 whole square अब करें minus 8.75 क्या है सर टोटल वैल्यू है 6.687 सारी कर दी आपने पूरी की पूरी तो आ गया डिवाइडेड बाय 4 भी हो गया 6.68 6.6 चलिए ठीक है बस आ गया 2.58 आ रहा है 320 नहीं स्टैंडर्ड डिवीजन जब वो स्क्वायर रूट लेंगे हाँ नहीं बस ये वेरिएंस फिलहाल वेरिएंस स्टैंडर्ड डिवीजन ले लिया वो भी ठीक है दोनों टेक्निक पर आपने आगे जाके कैसे से उसके ऊपर आपने डिपेंड करना है तो मेरे पास ये वैल्यू मेरे पास आगे इज इक्वल टू 6.68 अब आपने क्या करना है कि ये x जो है ये चेंज हो जाएगा ठीक है और उस केस में इस सिग्मा स्क्वायर को ये वेरिएंस है आपने अगर इसको डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिवीजन निकाले तो दैट इज फाइन ओके बट अगर आप कहते हैं कि नहीं मैंने डायरेक्टली नहीं निकाला मैं इसको अभी निकालना चाहता हूँ तो बेसिकली 6.68 होल अंडर रूट ले लें स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला जरा डिफरेंट सा है लेकिन एज्यूम कर लें कि बस ये आप इस्तेमाल करना है वैसे उसका फॉर्मूला आपके पास ऐसा आता है सिग्मा इज इक्वल टू 1/n - 1 हम यहाँ पे 1/n कर रहे हैं 1/4 वहाँ पे आपके पास 1/3 हो जाएगा ठीक है बाकी आपके पास एग्जैक्टली सेम चीज होगी जो आपने ये वाली की है ठीक है तो वो टर्म फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सो स्क्वायर रूट का टर्म आएगा और 1/n - 1 आएगा गूगल पे सर्च करने आपको स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला मिल जाएगा बट हम अगर ये n - 1 ना भी करें ओके तो एटलीस्ट अगर आप वो बाकी टर्म देखें तो इट इज जस्ट अ स्क्वायर रूट अच्छा चूंकि आपका जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास ये है कि आपने फिर 5 माइनस मीन डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन करना है ओके बैच नॉर्मलाइजेशन में आप क्या करते हैं बैच नॉर्मलाइजेशन में आप डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं ये क्या है वेरिएंस है ये वेरिएंस है तो इससे आपने निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन को लेकिन चूंकि डिवाइडेड बाय है तो अगर वो स्टैंडर्ड डेविएशन 0 हुआ फिर आपके पास मसला है तो लिहाजा एक ट्रिक ये है कि आप इसको ऐसे तरीके से करें कि सपोज अगर वेरिएंस 0 आपके पास आ भी जाता है तो उसको आप 6.68 प्लस अ वेरी स्मॉल वैल्यू 0.1 ये करें ठीक है तो जरिए करें 6.68 प्लस अ स्मॉल वैल्यू 6.68.000 स्क्वायर रूट कैसे करेंगे वो मेंटल नहीं होता वो कुछ लोग वो भी कर देते हैं 3.34 something इंडियन जिसमें बड़े अच्छे होते हैं इसकी ट्रिक्स है सर ट्रिक्स होते हैं स्कूल में बच्चों को करवाते हैं वो बचपन में कराए जाए फिर वो देखिए याद रहता ये करें आप तो कैलकुलेटर पे भी स्लो 6.68 है 2.58 समथिंग है 2.5845 चलिए सपोज ये आ गया ये आप खुद ही वेरीफाई करें तो मेरे पास ये सारे के सारे वैल्यूज जो होंगे ना वो 5 माइनस 8.75 डिवाइडेड बाय 2.58 followed by 8 minus 8.75 divided by 2.58 फिर इधर मेरे पास आ जाएगा 10 minus 8.75 divided by 2.58 और फाइनली आपके पास आ जाएगा 12 minus 8.75 divided by 2.58 you can make the calculation okay but the thing which you will see over here is आपके पास दो वैल्यूज आपके पास नेगेटिव आएंगे और दो वैल्यूज आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे अब जरा रेलू के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें रेलू में आपके पास है मैक्स ऑफ 0 एंड हाई तो दैट मींस ये जो दो वैल्यूज हैं 0 0
अच्छा अब मैं आप मुझे ऐसा कर दें कि ये जरा एक ये वैल्यू कैलकुलेट करें और एक ये वैल्यू कैलकुलेट जरा मुझे करवा दें। 5 माइनस 8.75 और डिवाइडेड बाय 4 करें। minus 0.0025. 0.0025 मींस you're not, ये अगर 0 है तो ये तकरीबन इधर आपके पास आ गया है। What has happened is that आपको जो मीन था वो पुश हो गया है towards the mean of 0, okay? एंड अगर आप इसके दोबारा स्टैंडर्ड डिविएशन निकालें तो उधर आपके पास उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन जो है ना वो आपके पास 1 आ जाना चाहिए, okay? So in a way what you are doing is जो आप बैच नॉर्मलाइजेशन करवा रहे हैं, you're trying to take all of your data, नॉर्मलाइजिंग हो रही है और ये आप उसको एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप जाके उसको प्लग इन करवा रहे हैं। Yes. अगर इस डायग्राम से आपको क्लियर नहीं होता तो आप इसको इस तरीके से विजुअलाइज करें कि भाई इफ यू से कि भाई मेरे पास ये कोई इनपुट वैल्यू है, ओके, देन द नेक्स्ट इनपुट वैल्यू कुड बी एनीथिंग। नेक्स्ट इनपुट ये भी हो सकता है, 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 कुछ भी हो सकता है। लाइक उसका मीन कोई नहीं है, उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कोई नथिंग, तो बड़ा इर्रेगुलर किस्म का डाटा आपके पास यहाँ पे आ रहा है। नोट कर लें, रेगुलराइजेशन, इर्रेगुलर, these are all linked together। मैं फिर एक्सप्लेन करूंगा। What this does is that, so suppose आपके पास ये है तो उसे आपके पास कोई irregular next value आपके पास आएगी। What this actually does is it basically introduces smoothness। If this is your target value, the mean is 0, that means the mean is 0, and the standard deviation अगर ये आपके पास 1 आपके पास आ रहा है तो that means वो throughout आपके पास 1 आएगा। That means if you're looking at the next value, it is not going to be very far away। आप बड़ा प्रिसाइज किस्म की आपके पास इनपुट वैल्यूज आपके पास प्लग इन होंगी। अच्छा, प्लस ये कि ये जब सिमेट्री आपके पास आएगी, सिमेट्री अगर मैं इसको क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ तो अगर मेरे पास एग्जैक्टली एक वैल्यू यहाँ पे है और उसकी सिमेट्रिकल वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ रही है तो ये तो सिमेट्री की वजह से मैं अगर इधर हूँ, ठीक है ना, आप मुझको ऐसे देख रहे हैं और आप मुझको ऐसे देख रहे हैं, मैं हूँ तो एक ही बंदा, ठीक है ना, मेरी सिमेट्री दोनों साइड से एक है, सो आई डोंट नीड वन पार्ट ऑफ इट, मेरा डाटा हाफ हो गया, ओके, मेरा डाटा हाफ हो गया। तो दिस एक किस्म की इससे स्पेस की बचत होती है और स्पेस की बचत तो नहीं, कंप्यूटेशन की बचत आपके पास हो जाती है, ओके। एंड द लास्ट पार्ट इज दिस, ये लास्ट पार्ट मैंने इधर ही कर दिया, ये आपके पास ये आ गया ना, ठीक है। जब आप इस पे जाके रेलू अप्लाई करेंगे तो देन उसकी बेसिस पर आपके पास फिर इजी 0, 1, ओके। 0 है, yes। The ReLU actually exploits symmetries, 1. Number 2, values close to 0 वो आपके पास हटा दिए जाते हैं, okay? Imagine if there was something very close to the mean, वो इधर आपके पास white wash हो सकता है, okay? तो ये तरीका आपके पास इधर से आ रहा है। So मेरे पास यहाँ पे फाइनल ये वैल्यू आ रही है, but one last step। इसके बाद एक स्टेप है जो मैं भी आपको करवा रहा हूँ और उसका फिलहाल आपको कोई उसका कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। सो बेसिकली फॉर्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख लें, मेरे पास बैच नॉर्मलाइजेशन क्या करवा रहा है, मेरे पास x इज इक्वल टू द करंट वैल्यू माइनस मीन डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन, ओके। दिस इज व्हाट आई हैव डन सो फार। देयर इज वन मोर स्टेप। अजीब शक्ल बनाते हैं, ठीक है। वन मोर स्टेप वेयर आई लेट gamma is equal to 1 and sigma is equal to 0. तो minus 1.45 multiplied by 1 plus 0 is going to give you the same answer, ठीक है।
minus 0.29 into 1 plus 0 is going to give you the same answer. ठीक है? You actually have this term and this term, which in combination gives you the definition of batch normalization, जो कि machine learning में इसके साथ इस्तेमाल होता है। ये जो चीज़ आपके पास आ रही है, ये थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स करवा रहा है, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स, और वो ये है कि अगर आपके पास लेट्स सपोज ये इनपुट आ रहा है, ओके, तो मे बी आपके पास यही कर्व होगा, ये थोड़ा बहुत उस एडजस्टमेंट की वजह से मे बी आपके पास ऐसा है। It may not be exactly mean zero. तो अब उसके बेसिस के ऊपर अगर आप जाते हैं कि इसको अगर आप रेलू की तरफ अप्लाई करते हैं, तो मेरे पास तो रेलू में मेरे पास यहाँ पे ये वाला पोर्शन आ जाएगा, मींस अ वेरी स्मॉल पोर्शन विल कम ओवर हियर, ओके। सो इफ यू पुश इट हियर, दैट मींस आपको यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए ताकि वो उसको इस तरीके से पुश कर सके, ओके। जो पॉजिटिव पार्ट आपके पास आ रहा है अल्टीमेटली ये वाला पार्ट, ये शेडेड एरिया अगर आप छोटा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, वो आपके पास ये कंट्रोल करवा रहा है। सो गामा एंड सिग्मा इन द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी 1 and 0, बट इन द सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेप, क्योंकि हमारे पास फीड फॉरवर्ड, फीड बैकवर्ड, फीड फॉरवर्ड, फीड बैकवर्ड, तो जिस तरीके से आप अपने वेट्स को लर्न करवाते हैं, इसी तरीके से आप जो आपका जो एल्गोरिथम होगा, तो आप उसमें कहेंगे व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन इन एरर ड्यू टू गामा, ये निकालना पड़ता है। आप वेट्स को लर्न करवाते हैं ना, फिर ग्रेडियंट डिसेंट से सॉल्व करते हैं, तो पहले फेज में तो मेरे पास 1 आएगा, नेक्स्ट फेज में ये 1 होगा या कुछ और होगा, इसका फॉर्मूला है, वो लर्न आप करवाएंगे, ओके। हमने मैनुअली नहीं करता, वो जो भी आप लाइब्रेरी करते हैं वो खुद ही करता है। व्हाट्स द एरर कंट्रीब्यूशन ड्यू टू दिस डेटा टर्म, तो एक्चुअल जो कॉम्बिनेशन आपके पास आ रही है, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपके पास ये जो एरिया है ये पहले कुछ हो, मे बी सेकंड फेज में ये बड़ा हो जाए, मे बी थर्ड फेज में ये छोटा हो जाए, तो ये वाली पार्ट आपके पास एक कंट्रोलिंग पैरामीटर के तौर पे आपके पास इस्तेमाल होती है, ओके। इसका बहुत पॉजिटिव फर्क आपके पास आता है, और इससे क्या हो जाता है कि आपके पास अब वो जो ग्रेडियंट डिसेंट की तरफ अगर हम जाएं, सॉरी वैनिशिंग ग्रेडियंट की तरफ, वैनिशिंग ग्रेडियंट स्मॉल वैल्यूज आर प्रॉब्लमेटिक। तो स्मॉल वैल्यूज का मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्मॉल वैल्यूज आपके पास लर्न होके आ रहे हैं, वो इस फेज में जब आप उनको जाके करते हैं, तो वो स्मॉल वैल्यूज उधर नेगेटिव में शिफ्ट हो गए, तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट उनका हो जाता है। यू गेट द पॉइंट? जो वैल्यूज आपके 0 के करीब हों, वो जब ये शिफ्ट आपके पास आएंगे, क्योंकि आप जब कर दें माइनस मीन कर दें, तो वो शिफ्ट की वजह से आपके पास वो इस मीन के उस पार चला जाता है, और उस पार पे फिर वो वैनिशिंग ग्रेडियंट खुद ही आपके पास वैनिश हो जाता है, एंड इट इज काइंड ऑफ लाइक अ स्विच ऑफ इफेक्ट। सो क्लासिकल सेंस में वी कैन वाइंड अप ओवर हियर, बाकी आप इसको एक्सरसाइज में फिर आप उसको देख लेंगे। ResNet रेसिडुअल नेटवर्क्स वर्क बेटर अगर आप उसके साथ बैच नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से जाके अप्लाई करते हैं, एंड ये सिंपल टेक्निक आपके पास आ रही है, ओके। सर यही थीम यूज करते हुए हम फिर रीजनल कन्वर्जन न्यूरल नेटवर्क भी इसी तरह कर सकते हैं। रीजनल एज इन क्लस्टरिंग प्लस कन्वर्जन न्यूरल नेटवर्क, हाँ, ये पर हर जगह पे इस्तेमाल हो जाता है। सो देन इन दैट केस आपका अब वो जो CNN का जो आर्किटेक्चर आपके पास आ रहा है, वो फिर आपके पास कुछ इस किस्म का बन जाता है। इट बिकम्स दिस, यू हैव देन सपोज conv2d followed by max pooling, देन फिर उसमें आप जाके ResNet, और ResNet के अंदर बैच नॉर्मलाइजेशन, यू डू दिस। तो द थिंग इज कि ये हमें
अपने आर्किटेक्चर में जो डेप्थ है, डीप जाने के एतबार से अगर आप ये दोनों करेंगे, वो ये बात आती है कि ये कब तक हम करेंगे. यूजिंग दिस allows you to have even 1000 depth. कोई मसला आपके पास नहीं है. हमें theoretically सेंस में आपके पास कोई मसला नहीं आना चाहिए. लेकिन अगर ये कंपोनेंट आपके पास ना हुआ तो उस केस में आपके पास डेप्थ जरूर एक उसका एक स्टॉपिंग क्राइटेरिया आपके पास आ जाएगा कि वहां पे आपके पास वो स्टॉप हो सकता है. सो दिस अलाउज यू टू हैव वेरी लेंथी, ये क्लासिकल सेंस में अगर आप देखते हैं कि अगर आप कहते हैं कि भी मैं डीप लर्निंग करना चाहता हूँ, तो डीप लर्निंग के लिए बैच नॉर्मलाइजेशन और रेस्टनेट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. उसके बगैर नामुमकिन सी बात है. ओके, आई होप दिस एक्सप्लेन्स द जस्टिफिकेशन कि कुछ मैथमेटिक्स, ये तो खैर स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स है, कुछ स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स डालने की वजह से आपके पास डीप लर्निंग पॉसिबल हो रहा है. वो आई होप आपने उसको अंडरस्टैंड कर दिया होगा. ठीक है, फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मे भी मैं आपको कुछ वैल्यूज दे दूं, पर ये कैलकुलेशंस ही हैं, कुछ वैल्यूज दे दूं कि हाँ इसको बैच नॉर्मलाइज करके दे दो, अगर ऐसा कर दें तो फिर क्या होगा वगैरह वगैरह. इसकी थोड़ी बहुत एक्सपेरिमेंटेशन आप हाथ से कर लें, 4 और 5 वैल्यूज के ऊपर ज़्यादा नहीं. बाकी हम इस जो CNN का जो मैंने आपको टास्क दिया है, CNN में हम फिर मॉडिफिकेशन लाएंगे, उसको रेस्टनेट के साथ जोड़ेंगे. रिजल्ट्स CNN के आपके पास होंगे तो उसमें फिर ये भी आप डालेंगे, तो फिर देखते हैं उसके ऊपर आप कैसे रिजल्ट आते हैं.